हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 20 फरवरी 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी। इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी के तीसरे एडिशन को किसने रिलीज किया है? तो इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी के 3rd एडिशन को रिलीज किया है थावरचंद गहलोत ने। किसने? थावरचंद गहलोत। ये देख लीजिए, ये हैं थावरचंद गहलोत। ये हमारे मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैं। इन्हीं के द्वारा इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी का तीसरा एडिशन रिलीज किया गया है। जो ये तीसरा एडिशन है, इसमें टोटल 10,000 टर्म्स हो गए हैं। देखिए, इससे पहले जो 2 एडिशन थे उसमें कुल मिलाकर 6,000 टर्म्स थे। अब जो तीसरा एडिशन है उसमें मिलाकर हो गए हैं 10,000 टर्म्स। यानी तीसरी बार में जो एडिशन आया है उसमें 4,000 एक्स्ट्रा टर्म्स को इंक्लूड किया गया है। ये जो साइन लैंग्वेज डिक्शनरी है हमारी, इसको डेवलप किसने किया है? तो इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी को डेवलप किया है इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटी के तहत आता है और न्यू दिल्ली में स्थित है। फर्स्ट जो एडिशन था इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी का, इसको 2018 में रिलीज किया गया था 3,000 टर्म्स के साथ साथ। फिर सेकेंड एडिशन रिलीज हुआ 2019 में, तो होगा टोटल टर्म्स कितने? 6,000 टर्म्स। अब तीसरा एडिशन रिलीज हो गया है और अब मिलाकर कुल टर्म्स कितने हो गए? 10,000। इतना याद रखिएगा। रिलीज किसने किया है इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी के तीसरे एडिशन को? थावरचंद गहलोत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक के रिवाइज्ड एस्टिमेट के अनुसार कैलेंडर ईयर 2021 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रहेगी? तो रिवाइज्ड एस्टिमेट जारी किया है ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने। इसके अनुसार जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 के बीच में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 10.2% रहेगी, क्योंकि कैलेंडर ईयर्स जनवरी से दिसंबर तक चलता है, इसलिए ये देख लीजिए। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स इन्होंने कहा है कि कैलेंडर ईयर 2021 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 10.2% रहेगी। हालांकि जो प्रीवियस एस्टिमेट था इनका ऑक्सफोर्ड का, वो था 8.8%। इसका कारण इन्होंने ये बताया है कि इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी वापस ट्रैक पे आ गई है, कोविड-19 क्राइसिस गुजर चुका है, इसलिए जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 10.2% रहेगी। ये बताया है आपके ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की बात करें तो 1981 में स्थापना हुई थी इसकी। हेडक्वार्टर है ऑक्सफोर्ड, यूके में इसका। कल ही मैंने आपको बताया था कि जापानीज ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने इंडिया की जीडीपी का प्रेडिक्शन किया है। फिनेंशियल ईयर 2020 के लिए बताया इन्होंने 13.5% रहेगी। ये हो गया फिनेंशियल ईयर 2020 के लिए, यानी कि 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक के लिए। उसके अलावा नोमुरा ने यही बताया था कि फिनेंशियल ईयर 21 में, यानी जो चल रहा है, खत्म होने वाला है 31 मार्च को, उसमें इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहेगी? तो बताया था -6.7%। यानी कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट फिनेंशियल ईयर 2021 के दौरान -6.7% रहेगी, ये बताया था नोमुरा ने। तो सब याद रखिएगा, याद क्या रखना है, इतना तो याद रखेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा महाबाहु ब्रह्मपुत्र इनिशिएटिव किस स्टेट में लॉन्च किया गया है? तो पीएम मोदी ने महाबाहु ब्रह्मपुत्र इनिशिएटिव लॉन्च किया है असम में। कहाँ पे? असम में। ये देख लीजिए, पीएम मोदी ने महाबाहु ब्रह्मपुत्र इनिशिएटिव असम में लॉन्च कर दिया है। पर्पज है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कनेक्टिविटी को इंप्रूव करना। ये महाबाहु ब्रह्मपुत्र इनिशिएटिव के तहत एक रो पैक्स वेसल ऑपरेशन किया जाएगा। कहाँ से? माजुली आइसलैंड से लेके गुवाहाटी तक। माजुली वर्ल्ड का, यानी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवरिन आइलैंड है माजुली। वहां से लेके गुवाहाटी तक रो पैक्स वेसल को रवाना किया जाएगा। कौन से इनिशिएटिव के तहत? महाबाहु ब्रह्मपुत्र इनिशिएटिव, जो कि असम में लॉन्च किया है पीएम मोदी ने। साथ ही साथ पीएम मोदी जी ने एक इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट टर्मिनल की आधारशिला रखी है। कहाँ पे? जोगी घोपा, वो भी असम में। ये आप याद रखिएगा। असम की बात करें तो सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी जी। और मैंने अभी बताया आपको, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवरिन आइलैंड माजुली असम में ही स्थित है। साथ ही साथ कुछ समय पहले ही असम गवर्नमेंट ने भ्रमण सारथी स्कीम भी लॉन्च की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन की एनुअल लिस्ट में जो 100 इमर्जिंग लीडर्स की लिस्ट जारी की गई है, उसमें कितने इंडियन ओरिजिन पर्सनालिटीज को चुना गया है? तो टाइम 100 इमर्जिंग लीडर्स की लिस्ट में 5 इंडियन ओरिजिन पर्सनालिटीज को चुना गया है। ये देख लीजिए, रिसेंटली टाइम मैगजीन द्वारा जो टॉप 100 लीडर्स की लिस्ट होती है उसमें 5 इंडियन ओरिजिन के लोग चुने गए हैं। पहले हैं विजय गेदे,
दूसरे हैं ऋषि सुनक। ऋषि सुनक का नाम याद रखिएगा, यूके के फिनांस मिनिस्टर है ऋषि सुनक, इंडियन ओरिजिन है। तीसरी हैं अपूर्वा मेहता। चौथी हैं शिखा गुप्ता। और पांचवें और इम्पोर्टेंट हैं जो भीम आर्मी के चीफ हैं चंद्रशेखर आज़ाद। इनको भी टाइम मैगजीन ने टॉप 100 इमर्जिंग लीडर्स की लिस्ट में शामिल किया है। तो इंडियन ओरिजिन 5 मेंबर्स को टाइम मैगजीन ने टॉप 100 इमर्जिंग लीडर्स की लिस्ट में शामिल किया है, आपको याद रखना है। टाइम एक अमेरिकन मैगजीन है जो कि वीकली पब्लिश होती है। 1923 में यानी कि 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है और एडवर्ड फेल्सेंथाल एडिटर इन चीफ है टाइम मैगजीन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितनी पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेटाइज करने जा रही है। तो आपको पता ही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस कर दिया है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको प्राइवेटाइज किया जाएगा। तो स्टार्टिंग में 4 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं जिनको प्राइवेटाइज किया जाना है। अभी उनका नाम देख लेते हैं हम लोग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पब्लिक सेक्टर बैंक के प्राइवेटाइजेशन के लिए 2 लेजिस्लेशन यानी कानून हैं उनको संशोधित कर दिया है। वो 2 कानून कौन से हैं? बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970, साथ ही साथ बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग 1980। ये 2 कानून है जिसमें संशोधन करना था, जिसके बाद 4 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट किया जाएगा। ये 4 बैंक देख लीजिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये 4 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, अब इनको प्राइवेट सेक्टर की बैंक बना दिया जाएगा। चारों का नाम याद रखना है क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछेंगे विच एमंग द फॉलोइंग बैंक इज नॉट ट्रांसफर्ड एज प्राइवेट एंटिटी, तो ये आपको पहचानना होगा। तो चारों बैंक का नाम याद रखिएगा। ये 2 एक्ट हैं जो बैंकिंग नेशनलाइजेशन से रिलेटेड है, उनमें ही संशोधन किया गया है और ये 4 बैंक अब प्राइवेट बना दी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेलीकम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स के लिए एक स्कीम लॉन्च की है। आपको पता है इसकी स्कीम के लिए टोटल आउटले यानी अमाउंट कितना दिया गया है। तो टेलीकम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट के लिए जो स्कीम बनाई गई है उसके लिए टोटल फंड अनाउंस किया गया है 12,195 करोड़। कितना? 12,195 करोड़। ये देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च की है 5 वर्षों के लिए। स्कीम का नाम है स्कीम फॉर टेलीकम्युनिकेशंस एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स। 5 वर्षों के लिए स्कीम है, 12,195 करोड़ रुपए दिए गए हैं। स्कीम का नाम रखिएगा स्कीम फॉर टेलीकम्युनिकेशंस एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स। ये स्कीम 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएगी और अगले 5 वर्ष तक रन की जाएगी। आपको पहले पता है प्रोडक्ट लिंक सब्सिडी स्कीम पहले से चल रही है टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए। पर्पस है 2.4 लाख करोड़ का प्रोडक्शन एनरिच करना टेलीकॉम इंडस्ट्री में। साथ ही साथ PLI स्कीम के तहत अगर कोई MSME इंडस्ट्री है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1% एक्स्ट्रा इंसेंटिव देगी पहले 3 वर्षों तक। ये है PLI स्कीम। और उसके बाद अब क्या लॉन्च किया गया है, एक टेलीकम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट स्कीम लॉन्च की गई है। आउटलेट है उसके लिए 12,195 करोड़ और 5 वर्षों के लिए स्कीम है। PLI स्कीम आपको पता ही है मार्च 2020 में लॉन्च की गई थी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए। और पहले 13 सेक्टर इसमें इन्वॉल्व थे, अब देखते हैं पता नहीं कितने हो गए होंगे, आगे फ्यूचर में हम लोग कवर करेंगे इसको कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉर्जी जकारिया, नाम देख लीजिए जॉर्जी जकारिया। इन्होंने कुछ अनवांटेड सिचुएशन के चलते रिजाइन कर दिया है। आपको बताना है किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे। तो जॉर्जी जकारिया प्राइम मिनिस्टर थे जॉर्जिया के। तो आपको आराम से गेस कर सकते हैं जी और यहाँ पे भी जी। ये देख लीजिए, ये हैं जॉर्जी जकारिया। कुछ समय पहले ही जॉर्जिया में कुछ अनवांटेड सिचुएशन चल रही थी जिसके वजह से जॉर्जी जकारिया को रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि उनका अपनी पार्टी से ही मतभेद हो गया। क्योंकि एक पर्सन, उनका नाम था निका मेलिया, ये चेयरमैन थी यूनाइटेड नेशन मूवमेंट अपोजिशन पार्टी की, और उनको अरेस्ट कर लिया था जॉर्जी जकारिया ने। जॉर्जी जकारिया जॉर्जिया के प्राइम मिनिस्टर थे, अब इनको रिजाइन करना पड़ गया है, आपको याद रखना है। जॉर्जिया की बात करें तो ये देख लीजिए ब्लैक सी के पास है जॉर्जिया, कैपिटल है तिबिलिसी, करेंसी क्या है जॉर्जियन ईयरी, और प्रेसिडेंट कौन है सलोमे जोराबीचविली, सलोमे जोराबीचविली। और प्राइम मिनिस्टर कौन थे जॉर्जी जकारिया जिन्होंने रिजाइन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कार मेकर कंपनी द्वारा टाइगर X1 नाम की एक रोबो कार बनाई गई है। अब ये ट्रांसफॉर्मर लाइक की रोबो कार है। ट्रांसफॉर्मर मूवी जिन्होंने देखी होगी उनको पता होगा कि ट्रांसफॉर्मर कारें कैसी होती हैं, नहीं तो आप बम्बल बी डाल दीजिए गूगल पे, आपको पता चल जाएगा ट्रांसफॉर्मर वाली कारें कैसी होती हैं। तो टाइगर X1 एक ट्रांसफॉर्मर लाइक रोबो कार है। इसको बनाया है Hyundai ने। किसने बनाया? Hyundai ने।
ये देख लीजिए, ये है टाइगर X1, ट्रांसफॉर्मर जैसी रोबो कार है। टाइगर का फुल फॉर्म भी यहाँ पे है, ट्रांसफॉर्मिंग इंटेलिजेंस ग्राउंड एक्सकर्सन रोबोट। X1 डिनोट्स एक्सपेरिमेंटल स्टेटस, यानी X1 जो है ये बताता है कि अभी ये एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन में है। तो टाइगर X1 इसको बनाया है Hyundai ने, जो कि ट्रांसफॉर्मर आधारित एक रोबो कार है। Hyundai आपको पता ही है कहाँ की फर्म है, साउथ कोरिया की फर्म है। 1967 में स्थापना हुई थी। ली वॉन ली इसके प्रेसिडेंट एंड CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैफ डू प्लेसिस इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। आपको पता है फैफ डू प्लेसिस किस कंट्री के फेमस क्रिकेटर थे? तो साउथ अफ्रीका के फेमस क्रिकेटर हैं, मतलब जीवित हैं ये। फैफ डू प्लेसिस इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। ये देख लीजिए, फैफ डू प्लेसिस टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। इन्होंने डेब्यू किया था 2012 में। साउथ अफ्रीका के प्लेयर थे, आपको इतना याद रखना है। क्योंकि क्रिकेट की बात आई है तो मैं आपको बता दूं, जो किंग्स 11 पंजाब है उन्होंने अपना नाम बदल दिया है। अब उनको पंजाब किंग्स के नाम से जाना जाएगा। IPL इंडियन प्रीमियर लीग आपको पता ही है, किंग्स 11 पंजाब पार्टिसिपेट करती थी, अब हो गई है पंजाब किंग्स। इसकी मालकिन कौन है? प्रीति जिंटा इसकी मालकिन है। साथ ही साथ कई सारे लोग हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं। हालांकि याद रखिएगा, KL राहुल जो है पंजाब किंग्स के कैप्टन है और अनिल कुंबले हेड कोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूरोपियन कंट्री द्वारा इस्लामिक रेडिकलिज्म को रोकने के लिए एंटी रेडिकलिज्म बिल पास किया गया है? तो रिसेंटली फ्रांस में एक एंटी रेडिकलिज्म बिल पास किया गया है इस्लामिक रेडिकलिज्म यानी कट्टरवाद को रोकने के लिए। तो ये देख लीजिए, फ्रांस की जो पार्लियामेंट है उसने एंटी रेडिकलिज्म बिल पास कर दिया है इस्लामिक कट्टरता को रोकने के लिए। फ्रांस में आपको पता ही है, चर्च में जाके कई बार चाकुओं से मार दिया जा रहा है फादर्स को, और शार्ली एब्दो मैगजीन जो है वहाँ पे भी पत्रकारों को मार दिया गया क्योंकि उन्होंने मोहम्मद साहब का एक कार्टून प्रकाशित किया था। तो उसको देखते हुए इस्लामिक कट्टरता को रोकने के लिए फ्रांस की गवर्नमेंट ने एंटी रेडिकलिज्म एक्ट पास किया है। फ्रांस की बात करें तो कैपिटल है पेरिस। करेंसी क्या है? CFP फ्रैंक या फिर यूरो। फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। और प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट हुए हैं फ्रांस के? जीन कास्टेक्स। ये है फ्रांस, आप देख ही सकते हैं यहाँ मैप में। एंटी रेडिकलिज्म एक्ट पास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबर मिनिस्टर है संतोष गंगवार जी, इनके द्वारा एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है कितने पैन इंडिया सर्वे करने के लिए? तो 5 पैन इंडिया सर्वे करने के लिए संतोष गंगवार जी ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये देख लीजिए, ये है संतोष गंगवार जी, हमारे लेबर मिनिस्टर हैं। इनके द्वारा 5 पैन इंडिया सर्वे कंडक्ट करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया गया है। इन 5 पैन इंडिया सर्वेज में माइग्रेंट से रिलेटेड डाटा होगा, साथ ही साथ डोमेस्टिक वर्कर से भी रिलेटेड डाटा होगा। और कुछ दिन पहले ही एक स्कीम लॉन्च हुई थी, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। 25,000 करोड़ रुपए इस स्कीम के लिए अनाउंस किए गए थे। 2 वर्षों के लिए स्कीम थी। पर्पस था फॉर्मल जॉब बढ़ाना EPFO के अंतर्गत। तो इसका भी सर्वे किया जाएगा इन्हीं 5 पैन इंडिया सर्वेज में। तो आप देखिएगा, संतोष गंगवार जी द्वारा 5 पैन इंडिया सर्वेज के लिए एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। ये जो 5 सर्वेज हैं इनको कंडक्ट कौन करेगा? तो लेबर ब्यूरो कंडक्ट करेगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के तहत कार्य करता है। लेबर ब्यूरो 1946 में स्थापना हुई थी। डायरेक्टर जनरल कौन है? DPS नेगी। लेबर ब्यूरो की 2 मेन विंग हैं, एक है शिमला में और दूसरा है चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM मोदी द्वारा कावेरी बेसिन रिफाइनरी की आधारशिला यानी फाउंडेशन स्टोन किस इंडियन स्टेट में रखा गया है? तो कावेरी बेसिन रिफाइनरी इसकी आधारशिला PM मोदी ने रखी है तमिलनाडु में। रिसेंटली तमिलनाडु में PM मोदी द्वारा कई सारे ऑयल एंड गैस सेक्टर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई है। उसी में से एक है आपका कावेरी बेसिन रिफाइनरी, जो कि नागापट्टिनम में बन रहा है तमिलनाडु के, और उसकी आधारशिला रखी है PM मोदी ने। इसके साथ साथ इंडियन ऑयल की एक 143 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है जो कि रामनाथपुरम से तूथुकुडी तक जाएगी, उसकी भी आधारशिला रखी है PM मोदी ने। ये जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की 143 किलोमीटर की पाइपलाइन है, इसमें कॉस्ट कितनी आ रही है? 4500 करोड़ की। तो PM मोदी द्वारा कई सारे ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है तमिलनाडु में। आपको इतना याद रखना है। मैप में ये है तमिलनाडु। चीफ मिनिस्टर कौन है? EK पलानीस्वामी। गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु चर्चा में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली मेघमलाई टाइगर रिजर्व को तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व और इंडिया का 51वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो इंडिया का 51वां टाइगर रिजर्व कहाँ घोषित किया गया है? तमिलनाडु का मेघमलाई टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा। साथ ही साथ 2 दिन पहले ही PM मोदी ने
118 अर्जुन मार्क 1A टैंक जो है देश को समर्पित किए हैं। कहाँ पे? चेन्नई में समर्पित किए हैं, तमिलनाडु की कैपिटल में। तो 118 अर्जुन टैंक पीएम मोदी ने चेन्नई में देश को समर्पित किए हैं या फिर आर्मी को समर्पित किए हैं, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा का परसिवरेंस रोवर जो है सक्सेसफुली उसने मार्स की सरफेस को टच कर लिया है। आपको बताना है नासा के परसिवरेंस रोवर मिशन को किसने लीड किया? तो एक इंडियन ओरिजिन की साइंटिस्ट थी, स्वाति मोहन हैं। स्वाति मोहन जी ने नासा के परसिवरेंस रोवर मिशन को लीड किया था। ये देख लीजिए, स्वाति मोहन इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने नासा के जेट प्रोपल्सन मिशन कंट्रोल रूम से इस मिशन को लीड किया था। तो नासा का परसिवरेंस रोवर मार्स की सरफेस पर पहुंच गया है। इस मिशन को लीड किया था स्वाति मोहन ने। आप इतना याद रखिएगा। ये सॉइल और रॉक के सैंपल इकट्ठा करेगा और 2030 में शायद कुछ भेजा जाएगा जिससे ये सॉइल और रॉक का सैंपल वापस धरती पे आएगा। देखते हैं क्या होता है। परसिवरेंस रोवर 5वां ऐसा रोवर है जिसने मार्स पे टच किया है अपने पैरों को। 1997 में भी पहला भी अमेरिका से था और ये 5वां भी अमेरिका से है। मतलब अभी तक किसी दूसरी कंट्री ने हिम्मत नहीं दिखाई है कि मार्स पे अपना रोवर भेज सके। तो परसिवरेंस भी नासा का है और जो पहला था 1997 में वो भी नासा ने ही उसको बनाया था। इस मिशन को किसने लीड किया है, परसिवरेंस रोवर मिशन को? तो इंडियन ओरिजिन की हैं स्वाति मोहन। इनका नाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नासा की बात करें, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन 1958 में स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। देखिए, जो अभी तक एडमिनिस्ट्रेटर थे नासा के, जिम ब्रिडेस्टाइन, उन्होंने रिजाइन कर दिया है और टेम्परेरी बने हैं स्टीव जर्स्की। इनका नाम देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चल रहा है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चल रहा है। उस दौरान दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर मोस्ट वर्सटाइल एक्टर किसको दिया गया है? तो मोस्ट वर्सटाइल एक्टर्स के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है के मेनन को। किसको? के मेनन को। ये देख लीजिए, ये है के मेनन। इनको मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान। इस समय 11वां एडिशन चल रहा है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एडिशन का। कहाँ पे? मुंबई में चल रहा है। इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? तो दादा साहब फाल्के जो फाउंडेशन है उसका इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। अभिषेक मिश्रा दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के CEO हैं। ये दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत कब हुई थी? 2012 में अनिल मिश्रा ने इसकी शुरुआत की थी और इस बार 2021 में इसका 11वां एडिशन सेलिब्रेट किया जा रहा है। कहाँ पे? मुंबई में। इसी दौरान के मेनन को मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है। देखिए, दादा साहब फाल्के अवार्ड फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया का सबसे बेहतरीन अवार्ड माना जाता है। 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी। पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला था? देविका रानी को मिला था। और कुछ समय पहले ही 66 दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है अमिताभ बच्चन को। फर्स्ट याद रखिएगा, 1969 में देविका रानी को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस पर्सनालिटीज़ हैं सतीश शर्मा और BK महापात्रा, दोनों का निधन हो गया। पढ़ लेते हैं इनके विषय में। ये हैं सतीश शर्मा, कांग्रेस के लीडर थे, साथ ही साथ पेट्रोलियम मिनिस्टर रह चुके थे कांग्रेस की सरकार में। सतीश शर्मा इनका निधन हो गया है। नरसिम्हा राव की जो गवर्नमेंट थी 1993 से 1996, उसी में सतीश शर्मा जी पेट्रोलियम मिनिस्टर रहे थे। रिसेंटली इनका निधन हो गया। पॉलिटिशियन से आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे सतीश शर्मा। दूसरी पर्सनालिटी कौन है? बसंत कुमार महापात्रा, इनका भी निधन हो गया। आर्मी ऑफिसर थे बसंत कुमार महापात्रा और ओडिशा से बिलोंग करते थे। याद रखिएगा, इनका निधन हो गया। तो सतीश शर्मा पॉलिटिक्स से थे, आंध्र प्रदेश से, निधन हो गया। बसंत कुमार महापात्रा आर्मी से थे, उड़ीसा से, इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एंटिटी ने अनाउंस किया है या फिर प्लानिंग की है कि जो COP26 हो रहा है ग्लासगो UK में, उस दौरान वर्ल्ड सोलर बैंक को लॉन्च करेगा? तो रिसेंटली ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने अनाउंस किया है कि जो UK के ग्लासगो में COP26 हो रही है, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हो रही है COP26, उस दौरान वर्ल्ड सोलर बैंक लॉन्च करेगा। कौन? ISA। ये देख लीजिए, ISA ने अनाउंस किया है वर्ल्ड सोलर बैंक लॉन्च करेगा COP26 के दौरान। COP26 का जो वर्ल्ड सोलर बैंक हो रहा है उसका मेन पर्पज़ है कि लोगों को जो सोलर प्रोजेक्ट होते हैं उनके लिए फंडिंग प्रोवाइड करना। तो वर्ल्ड सोलर बैंक किसका प्लान है? ISA का। आप देखिएगा, ISA की बात करें तो इंडिया में पहली ये इंटरनेशनल गवर्नमेंट मतलब इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, हरियाणा में। तो ISA फर्स्ट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर हरियाणा में है। COP26 आपको पता ही है ग्लासगो में होने जा रहा है
और यूएस ने भी कह दिया कि वापस पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को ज्वाइन कर लेगा। तो इनका यही काम रहता है, रिपब्लिकन की सरकार है तो बाहर जाते जाओ, और जब वापस डेमोक्रेटिक की सरकार है तो वापस आते जाओ सारे जितने भी अनुबंध थे। आईएसए को COP21 के दौरान बनाया गया था 2015 में, जब पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था तब इंडिया और फ्रांस ने इसको बनाया था। स्टार्टिंग में कहा गया था 121 कंट्रीज की मेंबर रहेंगी, लेकिन अब सभी यूएन मेंबर के लिए इसकी मेंबरशिप को ओपन कर दिया गया है। निकारागुआ रिसेंटली इसका 87th मेंबर बना है किसका, आईएसए का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। और आईएसए के रिसेंटली डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं, तो अजय माथुर। अभी तक ये टेरी के हेड थे अजय माथुर, अब आईएसए के डीजी हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीनियर डिप्लोमेट महेंद्र सिंह कान्याल, रिसेंटली इनको किस कंट्री में इंडिया का एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है, तो महेंद्र सिंह कान्याल इनको सीरिया में इंडिया का एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। ये देख लीजिए, ये है महेंद्र सिंह कान्याल, इनको सीरिया में इंडिया का एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। अभी तक महेंद्र सिंह कान्याल कहाँ थे, सूरीनाम में इंडिया के एम्बेसडर थे। अब कहाँ होंगे, सीरिया में इंडिया के एम्बेसडर होंगे। सीरिया एक वॉर जोन है, आपको पता ही है। ये है मैप में सीरिया। कैपिटल क्या है इसकी, दमस्कस। करेंसी क्या है, सीरियन पाउंड। प्रेसिडेंट कौन है, बशर अल असद। और प्राइम मिनिस्टर कौन है, इमाद खमीस। तो सीरिया में ही महेंद्र सिंह कान्याल को इंडिया का एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। ये 2 क्वेश्चन है, आई होप कि आप इन दोनों का जवाब इजीली दे पाएंगे। जल्दी मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।